वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। रेखीय अवकल समीकरण। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, रेखीय डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वो सभी इक्वेशंस जिसमें परतंत्र चर मतलब y, ठीक है, तथा y के डेरिवेटिव या कोई भी हो, ठीक है, अगर ये सभी प्रथम घात में आए तथा आपस में गुणा न हो, प्रथम घात में आए और आपस में गुणा न हो, ठीक है, तो ऐसी जो सभी इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन पे हैं, इसीलिए हम इस डेफिनेशन में से अपना काम का पार्ट छांट लेते हैं कि मतलब y और dy/dx दोनों न मल्टीपल में आने चाहिए, न दोनों गुणा होने चाहिए, और दोनों की घात, दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस होंगी। अगर ये दो कंडीशंस कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है तो हम कहेंगे कि वो एक रेखीय समीकरण है। ठीक है, तो एक जर्नल रूप अगर मैं लिखना चाहूँ रेखीय समीकरण का, तो रेखीय समीकरण का रूप, एक जर्नल रूप इस तरह से होगा: dy/dx इक्वस प्लस py इक्वस टू q। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन में dy/dx के साथ कुछ है तो आप उनको, ये जो दोनों टर्म्स हैं, इनके अपॉन में ला सकते हैं। ठीक है, मगर एक बात याद रखिएगा, अब यहाँ पे ये भी प्रथम घात में और ये भी प्रथम घात में। ठीक है, मतलब y भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, dy/dx भी इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और आपस में इन दोनों का गुणा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर P तथा Q x के फलन हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें परतंत्र कौन सा और स्वतंत्र कौन सा? परतंत्र y है और स्वतंत्र x है। मगर हो सकता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आए, तो इन कंपैरिजन टू दिस आप उसे उल्टा लिखना ज़्यादा आसान पाएं, मतलब कि dx/dy प्लस p डैश, मान लेते हैं इसको, p डैश x इक्वस टू q डैश। ठीक है, वे जहाँ यहाँ p डैश तथा q डैश y के फलन, मतलब हमने ये इक्वेशन लिखी जिसमें परतंत्र चर था y और स्वतंत्र चर था x। क्यों? क्योंकि हमारे पास p और q x के फंक्शन थे, मतलब हमें ये दिख रहा था कि इसमें बहुत सारे x हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे x हैं, तो सिंगल तो y हो सकता था। मगर अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी समीकरण, ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ जाती है जिसमें बहुत सारे y हैं और आपको ये दिख रहा है कि यार इसमें से x निकल सकता है अकेला, तो हम उस इक्वेशन को x की टर्म्स में लिख लेंगे। ठीक है, ये अंतर याद रखिएगा कि आपको बहुत सारे y दिख रहे हैं या बहुत सारे x दिख रहे हैं, तो उन दोनों में से जो भी आपको विजिबल है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि इक्वेशन जो है वो y की टर्म्स में होगी या इक्वेशन x की टर्म्स में होगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसकी वर्किंग पे कि हमें करना क्या होता है। तो अगर आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को ये पहचान लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये मानिए कि आपने आधा काम तो कर लिया, क्योंकि हम उससे आगे की जो वर्किंग होगी वो बिल्कुल फिक्स सेट पैटर्न पे है। हम स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में हम P तथा Q को लिख लेंगे। ठीक है, मतलब P क्या है और Q क्या है। स्टेप 2 में एक IF होता है इंटीग्रेटिंग
फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालते हैं, और जो IF होता है वो होता है e पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो ये होता है IF इक्वल्स टू e पावर इंटीग्रेशन p dx। p जो भी दिया हुआ आपको, dx आपके पास रहेगा, इसको इंटीग्रेट कर दें और e की पावर में लगा दें, तो ये आपका IF हो जाएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है, ठीक है, थर्ड स्टेप में हम सीधे सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन आपका जो होता है इस इक्वेशन का वो हो जाता है y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, ठीक है। अब आपको ये इंटीग्रेशन करना होता है, q इंटू IF जो हमने इस स्टेप में निकाला था, q आपने लिख ही लिया था, तो q इंटू IF का आपको इंटीग्रेशन करना है, और जो इंटीग्रेशन आ जाता है उसके साथ हमने c ऐड कर दिया है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हमने एक बार c ऐड कर दिया है तो आपको दोबारा c ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू IF, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। तो ये हमारी एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स स्टेप्स हैं। अच्छा, इन प्लेस ऑफ दिस अगर आपके पास सपोज कीजिए आपने सेकंड वाली इक्वेशन लिखी है, मतलब x और y dx अपॉन dy, तो इस केस में जो भी टर्म्स हमने x के लिए लिखी है वो टर्म्स y के लिए हो जाती हैं, ठीक है। अब हम पे एक एग्जांपल लेते हैं। आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसमें जो भी हम यूज़ करेंगे, हम जो भी ये इंटीग्रेशन के बाद IF के लिए फॉर्मूले यूज़ करेंगे, उनमें एक्सपोनेंशियल और लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, इनको यूज़ करके हम इसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि माना हमारे पास एक इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy इक्वल्स टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी एक दी गई अवकल समीकरण है। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या इसमें dy बाई dx एक घात में है, तो हाँ इसमें dy बाई dx एक घात में है। क्या इसमें y एक घात में है, तो हाँ इसमें y भी एक घात में, मतलब कि ये y में लीनियर है, ठीक है। तो अब हम इसको एक रूप परिवर्तित करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगी क्या, dy बाई dx, हमें जो दिया गया था, dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q, तो इसका जो गुणांक होगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो अब हम स्टेप 1 पे आते हैं। तो p का मान क्या हो गया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, q का मान क्या हो गया, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया सबसे पहली स्टेप कंप्लीट, हमारे पास p आ गया, हमारे पास q आ गया, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं IF होता है e पावर इंटीग्रेशन p dx, e पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो जो हमने सब्सटीट्यूशन से इंटीग्रेशन करना सीखा था, उससे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t सब्सटीट्यूट करेंगे और इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे, जिससे यह इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा e पावर लॉग ऑफ e पावर माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया। अब इस माइनस को हम ऊपर ले लेंगे पावर में, क्योंकि हम e और लॉग को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो उस केस में हो जाएगा e पावर लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लॉग और e कैंसिल हो गया, तो यह आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन IF आ गया। अब इस IF की हेल्प से हम थर्ड स्टेप पे आते हैं सॉल्यूशन लिखने पे। तो सॉल्यूशन होता है y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c,
ठीक है। तो y इंटू आई एफ इट मीन्स y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ मीन्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब ये घात 1 है और हाफ पावर पहले ही थी तो ये हो गया 3/2 dx प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन का टर्म्स। अब हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए हम अगेन जैसे हमने आई एफ के लिए सब्सटीट्यूशन किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू टी, तो यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू, अब यहाँ पे हम अंडर रूट भी हटाना चाहते हैं इसलिए टी स्क्वायर से सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जब हम इस सब्सटीट्यूशन को करेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म थी ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, आफ्टर द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो बस अब आपको यही करना है कि आपको जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, अगर आपके पास x और y सिंगल टर्म में आपको x या y और dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वैसे तो आपको नज़र आएगा क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें प्रथम घात की डिफरेंशियल इक्वेशंस ही पढ़नी है। तो आपको केवल y के ऊपर ध्यान देना है कि y सिंगल पावर में आ रहा है या x सिंगल पावर में आ रहा है। ठीक है, तो उन दोनों में से जो भी सिंगल पावर्स में आ रहा है उसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देनी है, उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आई एफ निकालना है और उसको हल कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जो अननोन टर्म जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम x की टर्म्स में लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वस टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन में y पे पावर 2 है, tan इनवर्स में भी y है, तो y के लिए तो ये लीनियर नहीं हो सकती। तो फिर इस केस में ये अब हम x के लिए देखना शुरू करते हैं, तो x पे पावर 1 ही है, मतलब ये x में लीनियर हो सकती है। ठीक है, तो अब हम x में लीनियर बनाने के लिए हमें क्या बनाना होता है, इसमें फॉर्म हमें चाहिए dx बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वस टू क्यू डैश। ठीक है, जहाँ p डैश एंड q डैश आर फंक्शंस ऑफ y, जहाँ पर p डैश और q डैश y के फलन हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन से dx बाई डी वाई लिखते हैं पहले, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वस टू tan इनवर्स y माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होता है, ये इसके बाद में टर्म आनी चाहिए x की, ये वाली, तो हम इसे इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इक्वस टू tan इनवर्स y। ठीक है, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि ये डी एक्स अपॉन डी वाई सिंगल हो जाए। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वस टू tan इनवर्स
y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। तो यह आने के बाद अब हमारा जो काम होगा वो p डैश और q डैश निकालने का होगा। तो p डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q डैश इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये दो टर्म्स आ गई, ठीक है। अब इससे हमें IF निकालना होता है। तो IF इक्वल्स टू ई पावर इंटीग्रेशन p डैश डी ऑफ y। ये याद रखिएगा, आप dy आएगा, ठीक है। तो ई पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। तो ये हो जाएगा ई पावर tan इनवर्स y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा IF। अब हमारे पास जब IF आ जाता है तो हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। ऑब्वियसली सॉल्यूशन अब इस तरह का होगा, क्योंकि ये x की dx अपॉन dy की टर्म्स में है। इंटीग्रेशन q डैश इंटू IF dy प्लस c। तो x IF की जगह ई पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई पावर tan इनवर्स y dy प्लस c, ठीक है। ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन का फॉर्मेट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है, इस इंटीग्रेशन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूँ tan इनवर्स y इक्वल्स टू t। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू dt। अब जब मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये ई पावर tan इनवर्स y। मैंने सब्स्टिट्यूशन केवल इंटीग्रेशन के लिए किया है, अदर देन दैट नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब tan इनवर्स y की जगह t आ जाएगा और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, मतलब कि ये पूरी टर्म मिला के तो ये बन जाएगा dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा t ई पावर t dt प्लस c, ठीक है। एक तो ये tan इनवर्स t हो गया और ये tan इनवर्स t हुआ तो ये ई पावर t हो गया, ठीक है, प्लस c। अब ये बाय पार्ट से होगा, t इंटू ई पावर t दो फंक्शंस का गुणन है। तो समाकलन के लिए हम दो फंक्शंस के गुणन के लिए खंडशः समाकलन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो हम खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे और उसके प्रयोग से हमारे पास जो इक्वेशन इंटीग्रेशन आ जाएगा वो होगा ई पावर t माइनस 1 प्लस c, ठीक है। अब हम t की जगह tan इनवर्स रख देते हैं। तो ये हो जाएगा ई पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू ई पावर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, ठीक है। अब tan इनवर्स y ई पावर में दोनों के साथ है तो हम इसे हटा देते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c ई पावर माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। अब एक गलती मत कीजिएगा कि इसे एक नया कांस्टेंट दे दे, क्योंकि यहाँ पे y है, ये कांस्टेंट नहीं है, y ऑलरेडी वेरिएबल है, तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को अगर आप इक्वेशन में रखेंगे तो ये सॉल्यूशन उसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड करेगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन हमने प्राप्त किया ये कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर आपको मेरा सवाल समझ में नहीं आया तो आप मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला वीडियो देखिएगा। मैंने आपसे उसमें बताया था कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन हमने अभी प्राप्त किया है ये उन सॉल्यूशंस की कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में आता है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वो वीडियो देख लीजिए पहले, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये जो सॉल्यूशन है जर्नल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। रीज़न बीइंग कि ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मतलब इसमें एक dy बाई dx था। तो अगर एक dy बाई dx की इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो अगर उसके सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया है,
ठीक है। तो अगर उसके सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट आ जाता है तो वो उस इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन होता है। तो हमने जो प्राप्त किया वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन है। थैंक यू स्टूडेंट्स।